क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए बेटा, एनिमल किंगडम में हम आगे बढ़ते हैं। तो पिछली क्लास में क्या देखा हमने? पिछली क्लास में हमने एनिलिडा के बारे में बेटा बात किया था और हमने एनिलिडा के स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को देखा, हमने उसके जनरल कैरेक्टर्स को देखा। हमने देखा कि एनिलिडा ऐसे एनिमल थे जिनमें पहली बार जो है ट्रू सीलोम का फॉर्मेशन हुआ, जिनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने मिला, जिनमें हार्ट के समान जो है हमको कुछ वेसल्स देखने मिली जो ब्लड को पंप करती हैं, जिनमें हमको प्लाज्मा के अंदर जो है हीमोग्लोबिन घुला हुआ दिखाई पड़ा हमें, कि इनमें सीलोम के अंदर सीलोमिक फ्लूइड प्रेजेंट था, और भी बहुत कुछ हमने जो है एनिलिडा में देखा। तो एक काम करते हैं, आगे बढ़ने के पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा बेटा, उनके आप पहले आंसर करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें। के आपको बताना है बेटा, आपको ये बताना है कि अर्थवर्म में क्लाइटेलम का काम क्या होता है। ये मैंने बताया हुआ लेक्चर में कि अर्थवर्म में क्लाइटेलम का काम क्या होता है, ये आपको बताना। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लाइटेलम इन अर्थवर्म? ठीक है, आपको बताना है कि अर्थवर्म का एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है। अर्थवर्म का एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है, यह आपको बतलाना है कि किस एनिलिडा के अंदर आपको जो है वो बोट्राइडल टिश्यू देखने मिलता है। किसके अंदर को जो है वो बोट्राइडल टिश्यू देखने मिलता है? किस एनिमल में आपको बोट्राइडल टिश्यू जो है वो देखने मिलता है? किस एनिलिडा के अंदर आपको जो है किस एनिलिडा के अंदर आपको पैरापोडिया देखने मिलते हैं जो तैरने में हेल्प करते हैं? ठीक है, क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं आपको मैं कि बताइए मुझे, अर्थवर्म में क्लाइटेलम का फंक्शन क्या होता है, अर्थवर्म का एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है, आपको बताना है। किस एनिलिडा के अंदर हमको बोट्राइडल टिश्यू देखने मिलता है, किस एनिमल में हमको जो है तैरने के लिए पैरापोडिया देखने मिलते हैं, आपको उसका साइंटिफिक नाम बतलाना है। क्लियर? याद रखिए, यानी जो मैं आपसे पूछ रहा हूं बेटा, सबके उत्तर आप जो है वो एक पतली कॉपी में नोट भी कर लिया कीजिए इन क्वेश्चंस को। ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है जो मैं लेक्चर के पहले आपसे पूछता हूं, ठीक है ना। आज क्या देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं सबसे सफलतम फाइलम, एनिमल किंगडम का सबसे सफलतम फाइलम। दुनिया में मोस्ट ऑफ द एनिमल इस फाइलम को बिलोंग करते हैं। क्या नाम है उसका? आर्थ्रोपोडा। आप पाएंगे कि आर्थ्रोपोडा में जो ऑर्डर इंसेक्टा है वो दुनिया में सबसे बड़ा ऑर्डर है, उससे बड़ा कोई ऑर्डर प्रेजेंट नहीं है कि सबसे अधिक वैरायटी में के एनिमल हमको वहां पर देखने मिलते हैं। कि तो चलिए हम देख रहे हैं, हम बात करते हैं बेटा आर्थ्रोपोडा के ऊपर हम बात करते हैं। अब आप क्या देख रहे हैं? आप इमेज में क्या दिखाई पड़ रहा है आपको? एक घरेलू मक्खी दिखाई पड़ रही है। अच्छा बताइए, इस हाउस फ्लाई का जो है वो साइंटिफिक नेम क्या होता है? मस्का डोमेस्टिका। क्या होता है? मस्का डोमेस्टिका। इसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं ये बताइएगा, ये सब पढ़ाया हुआ है, हम ऑलरेडी बेटा बात किए हुए हैं। कहां पे? क्रोमोसोम नंबर की। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में हमने इसका क्रोमोसोम नंबर भी देखा था। आप बताइए मुझे कितना होता है? ठीक है, मैं आपसे इररिलेवेंट क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, आपसे मैं रिलेवेंट क्वेश्चन कर रहा हूं कि आपको जो घरेलू मक्खी हाउस फ्लाई दिखाई पड़ रही है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? इसका साइंटिफिक नेम क्या है ये आपको बतलाना है। इसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं ये आपको बतलाना है। आपको एक प्रश्न का उत्तर और देना है कि फ्रूट फ्लाई का साइंटिफिक नेम क्या होता है। फ्रूट फ्लाई का साइंटिफिक नेम क्या होता है और इसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं आपको बताना है, ठीक है ना। ये सब पढ़ चुके हैं ऑलरेडी हम। चैप्टर्स आर ऑलवेज इंटरकनेक्टेड, इसलिए चीजें याद रखिए, भूलिए मत उनको आपके। अब इसमें चलिए, अब वापस लौट के एनिमल किंगडम में आते हैं। गौर से देखिए, आप देखेंगे, आप पाएंगे इसमें कि आपको इसके अंदर जो है कुछ यूनिक चीजें देखने मिल रही है। जैसे आप देख रहे हैं इसमें कि आपको इसमें आपको जो है वो आईज के आपको बड़ी सी आईज देखने मिल रही है यहां पे के। दीज आर दी कंपाउंड आईज। ये कंपाउंड आई होती है और ये आंखें ने मक्खी जब हमको देखती है ना तो वो पूरा एक साथ नहीं देख पाती, वो हमारे हिस्से देखती है अलग अलग के। इनमें आपको मोज़ेक विजन देखने मिलता है के। जैसे आप बोलोगे कि ये मैं हूं, कि ये मैं हूं, ठीक है, तो मक्खी मुझे देखेगी ना, फ्लाई मुझे देखेगी, तो फ्लाई को मैं कैसा दिखाई पड़ूंगा? फ्लाई को मैं दिखाई पड़ूंगा ऐसा, ठीक है। एक हिस्सा ये दिखाई पड़ा,
एक हिस्सा ये दिखाई पड़ा, ठीक है, एक हिस्सा ये दिखाई पड़ा, ठीक है, एक हिस्सा ये मतलब मैं मक्खी को ऐसा दिख रहा हूं, कुछ हेयर टाइप का दिख रहा हूं, ठीक है, मतलब ये हिस्सा जो मेरी इमेज है वो कई हिस्सों में बट चुकी है, ठीक है, मोज़ेक विजन कहते हैं इसको हम, के मोज़ेक विजन देखने मिलता है, धब्बे 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 छोटे छोटे हिस्से देखने मिलते हैं के कंपाउंड आई में। फिर आप गौर से देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर इसका लेग के, इसके पैर गौर से देखिए, बाकायदा ज्वाइंट दिखाई पड़ रहे हैं, ज्वाइंटेड अपेंडेजेस दिखाई पड़ रहे हैं, और यही ज्वाइंटेड अपेंडेजेस आर्थ्रोपोडा की विशेषता होते हैं, सबसे यूनिक फीचर होते हैं। इतना यूनिक फीचर होता है कि आर्थ्रोपोडा का नाम आर्थ्रोपोडा इसीलिए है। भाई एनुलिडा को एनुलिडा क्यों बोला? एनुलाई रिंग्स आर प्रेजेंट, है ना बेटा, ठीक है ना। तो यहां पे क्या बोला मैंने आपसे कहा कि आर्थ्रोपोडा में ज्वाइंटेड अपेंडेज, ज्वाइंटेड लेग आपको देखने मिलते हैं। फिर काइटिन से बना एक्सोस्केलेटल देखने मिलता है, इनमें एक्सोस्केलेटल होता है जो काइटिन से बना होता है। चलो एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या ये अकेली मक्खी थोड़ी ना आर्थ्रोपोडा है, और भी एनिमल इंतजार कर रहे हैं हमारा। आप देखिए, साधारण सी चींटी को देख रहे हैं आपके, ठीक है, आंट को देख रहे हैं आप। इस आंट में क्या देखा मैंने, कहा भैया आंट में क्या हो गया, ये हिस्सा हो गया इसका हेड, ये हो गया इसका थोरैक्स, ये हो गया इसका एब्डोमेन। क्या बोलते हैं, यानी हमको जो है आर्थ्रोपोडा के अंदर कुछ हद तक हमको सेगमेंटेशन देखने मिलता है, पर यहां पर सेगमेंटेशन जो है वो बाहर से हमको अलग अलग हिस्से देखने मिलते हैं जो इंटरनल सीरियल रिपीटेशन नहीं होते हैं, ठीक है। मोस्टली ये सीरियल रिपीटेशन नहीं होते हैं, कुछ कुछ हिस्सों में हमको सीरियल रिपीटेशन देखने मिल सकता है, ठीक है, लेकिन मोस्टली ये तीन अलग अलग हिस्से हैं, अलग अलग कंपार्ट भाग होते हैं जो सेपरेट अलग अलग फंक्शन करते हैं। और फिनोमिना को क्या कहा था हमने, इस चीज को क्या कहा था हमने, कहा था से टेगमेटा। यहां पे हमको मेटामियर देखने नहीं मिलते, हमको टेगमेटा देखने मिलते हैं। टेगमेटाइजेशन मेटामरिज से ऊपर का चीज है, यानी इवोल्यूशन में देखेंगे तो टेगमेटाइजेशन जो है वो इट इज मोर इवॉल्व फीचर एज कंपेयर टू दी मेटामेरिज। हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन हमारी बॉडी में भी होता है, ठीक है, ये देखने मिला हमें आर्थ्रोपोडा के अंदर। देखिए, फिर देखिए आपको एक स्पाइडर दिखाई पड़ रहा है, आपको स्पाइडर मकड़ी देख रहे हैं आप देखिए, इसमें आपको 8 पैर दिखाई पड़ रहे हैं। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो इंसेक्ट हैं, इंसेक्ट जो होते हैं, यदि हम इंसेक्ट की बात करें तो इंसेक्ट में आपको दिखाई पड़ेंगे 6 पेयर ऑफ लेग, 1 2 3 4 5 6 के इंसेक्ट, यानी कोई भी जो इंसेक्टा का मेंबर है ना, उसमें आपको 6 आपको जो है वो 3 पेयर ऑफ लेग दिखाई पड़ेंगे, टोटल 6 लेग दिखाई पड़ेंगे, 3 पेयर ऑफ लेग दिखाई पड़ेंगे, जबकि आप जो है वो मकड़ी ग्रुप का जो मकड़ी का परिवार है उसको देखेंगे, आप स्पाइडर फैमिली देखेंगे तो वहां पर आपको जो है क्या दिखाई पड़ेगा, आपको जो है वो 4 पेयर ऑफ लेग दिखाई पड़ेंगे। ये आपको एक मकड़ी दिखाई पड़ेगी। ज्वाइंटेड अपेंडेजेस सब में कॉमन है, सब में आपको जो है वो संधि युक्त पाद, हिंदी में बोलते हैं संधि युक्त पाद मतलब पैर, ठीक है, ज्वाइंटेड अपेंडेजेस हमको देखने मिलेंगे यहां पे। फिर आप देख रहे हैं कि आपको दिखाई पड़ रहा है, सेंटीपीड की बात करें, मिलीपीड की बात करें तो ऐसे भी इंसेक्ट आपको दिखाई पड़ेंगे जिनमें कि मल्टीपल, जिनमें कि हमको जो है वो हिस्से दिखाई पड़ेंगे, कि इसमें भी आप बोलेंगे सर इसमें तो हमको जो है मेटामरिज दिखाई पड़ रहा है, लेकिन बेटा इंटरनली नहीं होता है, कि बाहर से हमें दिखाई पड़ रहा है पर इंटरनली ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना, क्लियर। फिर आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं क्रस्टेशिया, प्रॉन्स को देख रहे हैं। आपके ये जो प्रॉन्स हैं ये भी क्या होते हैं, ये भी इंसेक्ट, जो ये भी किस में आते हैं, ये भी जो है आर्थ्रोपोडा में आते हैं, ये भी किस में आते हैं, आर्थ्रोपोडा में आते हैं। तो ये हम प्रॉन्स को देख रहे हैं यहाँ पे हम, ये भी आर्थ्रोपोडा होते हैं, ठीक है। फिर आप गौर से देखिए, अब प्रश्न उठता है कि वाई आर्थ्रोपोडा इज मोर सक्सेसफुल एज कंपेयर टू एनिलिडा, एनिलिडा की तुलना में अधिक सफल क्यों, अधिक इवॉल्व किया है। आप गौर से देखो, इस एनिमेशन को दिखाने का मेरा पर्पस क्या है, क्या मैं इंसेक्ट दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं, मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखो तेज भाग सकता है, देखो तेज भाग सकता है, तेज भाग सकता है मतलब अपने शिकार को तेजी से पकड़ सकता है और अपने शिकारी से बचने के लिए गायब हो सकता है, भग सकता है वहां से, मतलब जान बचाने का तरीका है इनके पास में, अपने शिकार को पकड़ने का मोर इफेक्टिव तरीका इनके पास में। तो ये अच्छे शिकारी भी हैं और अच्छे जान बचाने का भी इनमें कैरेक्टर प्रेजेंट है। तो ये इनके बड़ी बड़ी, तो ज्वाइंटेड अपेंडेजेस को हम मोर इवॉल्व फीचर मानते हैं, ठीक है ना बेटा, क्लियर। चलिए, तो इतना जानने के बाद अब हमारी क्या इच्छा नहीं की आपकी कि हम थोड़ा जाने आर्थ्रोपोडा के बारे में। आप खुद बताइए, सोच के आपका मन नहीं कर रहा कि हम थोड़ा जाने आर्थ्रोपोडा के बारे में। और मैं बार बार आपसे कहता हूं, जब तक मन नहीं करेगा तब तक मन में उतरेगा नहीं, जब तक
मन नहीं करेगा ना तब तक मन में उतरेगा नहीं। और मन में उतरने का मतलब ये है कि हम दिमाग के हर कोने में उस चीज को रखेंगे। कि मैं हमेशा कहता हूं कि बायोलॉजी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि बायोलॉजी में गोता लगा लीजिए, डूब जाइए उसके अंदर, कॉन्सेप्ट के सागर में डूब जाइए और मोती निकाल के कि हां हमको सर समझ में आया और जिंदगी भर काम आएगा। मैं आपसे कह रहा हूं बेटा के जो लोग सुपरफिशियल होते ना समुद्र के, ये इतना ही हमको तो 1 ही इंच जाके देखना, हमको पता ही नहीं करना, हमको नहीं पता करना क्योंकि 1 इंच के ऊपर हम नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। तो भैया तुमको कुछ मालूम नहीं चलेगा कि अंदर गहराई में कितने मोती छिपे हुए हैं। मोती बटोरने के लिए गोता लगाना पड़ता है, इसलिए ये ज्ञान का सागर है, यहां पे गोता लगाए बगैर पार नहीं होगा। ठीक है ना, पार करना है। ये जो सफलता और असफलता के बीच की जो नदी का जो हिस्सा है ना, वो पार करने के लिए तैरना पड़ेगा। इसीलिए कोई भी सब्जेक्ट, कई बच्चे बोले मुझको भी कि सर एक फाइलम, एक लेक्चर 50 मिनट का, 5 मिनट में पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी से हम। तो पढ़ लो भाई, याद करो, रट लो उसको। क्यों देखते हो लेक्चर? मत देखो लेक्चर के, आपको देखना है तो जब तक आपको, क्योंकि मैं कह रहा हूं आपसे कि लेक्चर देखने के बाद आपको दोबारा पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। एनसीईआरटी आपको ऐसा लगेगा कुछ नहीं लिखा उसमें, एकदम याद। वो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो घंटा भर आप मेरे को देते हो ना बेटा, तो वो आपके सीखने का घंटा होता है। उठ के यानी वो आवर जो होते हैं आपके लर्निंग के आवर्स होते हैं। उठ के चलिए तो आते हैं इसमें। आर्थ्रोस का मतलब क्या है? ज्वाइंटेड। पोडोस का मतलब क्या है? लेग के। जिनमें ज्वाइंटेड लेग देखने मिलेंगे वो आर्थ्रोपोडा होंगे। ठीक है ना, इनमें इसका मतलब क्या है? ये ऐसा फाइलम है जिसके एनिमल में ज्वाइंटेड एपेंडेजेस आपको देखने मिलते हैं। वॉन सीवॉल्ट और स्टेनियस ने जो है वो फाइलम आर्थ्रोपोडा को एस्टेब्लिश किया था। ये एक बाउंसर क्वेश्चन है, क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन हमें मालूम होना चाहिए कि। और आज यदि देखें हम तो 11 लाख से अधिक प्रजातियां, तकरीबन 1 मिलियन से अधिक स्पीसीज जो है वो अकेले आर्थ्रोपोडा की इनके। एंड इट इज द मोस्ट सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ एनिमल। ये जंतुओं का सबसे सफलतम समूह है। इट इज द मोस्ट सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ एनिमल्स। ठीक है ना। अब एनसीईआरटी क्या लिखता है इसके बारे में? दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया विच इंक्लूड्स इंसेक्ट। के ये एनिमेलिया का सबसे बड़ा फाइलम है जिसमें कीट भी शामिल है, इंसेक्ट भी शामिल है के। और सबसे बड़ी बात ये कि धरती पर जितनी भी जो स्पीसीज है उनमें से 2/3 जो है वो अकेले आर्थ्रोपोडा के। ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीसीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोडा के। यानी पृथ्वी पर जितनी भी प्रजातियां प्रेजेंट है उसमें से 2/3 प्रजातियां जो है वो हम देखें तो वो किसकी? वो आर्थ्रोपोडा की बेटा। ठीक है, साफ साफ लिखा है एनसीईआरटी ने। और इसमें क्या क्या शामिल है आप देखिए। इसमें आपको पहला लोकस्ट का इमेज दे रखा है एनसीईआरटी में। लोकस्ट देख रहे हैं आप यहाँ पे। ठीक है, फिर आप बटरफ्लाई को देख रहे हैं, फिर आप देख रहे हैं स्कॉर्पियन देख रहे हैं, प्रॉन्स देख रहे हैं। ये 4 जो एनसीईआरटी में इमेजेस दे रखे हैं, चारों पता होना चाहिए। चलिए फिर आगे इनके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। अभी मैंने आपको दिखाया कि एनसीईआरटी ने जो 4 इंसेक्ट आपको दिखाए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है ना। चलिए अब प्रश्न उठता है कि यदि हमने बोल दिया है कि आर्थ्रोपोडा सबसे सक्सेसफुल है एनिमल है, तो भैया क्यों सक्सेसफुल है? व्हाई दे आर सक्सेसफुल? वी हैव टू फाइंड द रीजन। क्यों सक्सेसफुल बोला हमने? एंड नंबर 1 व्हाई दे। नंबर 1 पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाई दे आर सक्सेसफुल। एंड सेकंड क्वेश्चन ये है व्हाट मेक देम सक्सेसफुल। पहला क्वेश्चन ये है कि क्यों सक्सेसफुल बोल रहे हो आप। दूसरा ये है कि किस कारण से वो सक्सेसफुल है। ठीक है, तो पहला व्हाई दे आर कॉल्ड सक्सेसफुल, क्योंकि They have largest number of species। सबसे अधिक जीवित प्रजातियां जो अर्थ पर प्रेजेंट है वो आर्थ्रोपोडा की हैं। वाइड स्प्रेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, धरती के हर हिस्से में आपको ये देखने मिलेंगे कि वैरायटी ऑफ हैबिटेट ऑक्युपाइड, पानी के अंदर, जमीन के ऊपर, के पेड़ की छाल के अंदर, यानी हर पॉसिबल जगह पर आपको ये देखने मिलेंगे। और इनके वेरियस फूड हैबिट होंगे, बड़ी संख्या में इनकी स्पीसीज हैं और इन्होंने अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को इन्होंने एडॉप्ट किया है। इनके अंदर एडॉप्टेशन की क्षमता है, इनके अंदर अनुकूलन की क्षमता है। ये टफ से टफ परिस्थिति में सरवाइव कर सकते हैं। आप इससे समझ लीजिए आप कि डायनासोर के समय का इनके हैं कॉकरोच। कॉकरोच जो है उससे पहले, उससे भी पहले के यानी कॉकरोचेस जो है वो उससे भी पहले के। जब डायनासोर थे तब भी मच्छर हुआ करते थे। आप सोचिए कि मतलब ये है कि कई तो ऐसे हैं किरदार इनके बाद आए, आगने के बाद कहानी भी उनकी खत्म हो गई, पर इनकी कहानी लगातार चलती रहती है। तो ये इनमें ग्रेट पावर ऑफ एडॉप्टेशन है। ये बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल सकते हैं। They can modify themselves, they can
आप देखेंगे कि आप पाएंगे कि इंसेक्टा के अंदर या आर्थ्रोपोडा के अंदर इतना पावर है इनके पास में कि जो भी कंडीशन होगी अपने आप को इवॉल्व करके ये उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेंगे के। तो इसका मतलब इनमें वैरायटी ऑफ फूड हैबिट्स है, इनमें अपने आप को बचाने की डिफेंस की क्षमता है, तेज भाग सकते हैं इनके, और इनमें जो है पावर ऑफ एडॉप्टेशन है, उड़ सकते हैं, भाग सकते हैं इनके, ये सब तरीके से अपने आप को अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक बड़ा जो है वो कारण है कि इनको सक्सेसफुल बोल रहे हैं। अब दूसरा कारण जी, व्हाट मेक देम सक्सेसफुल, किस कारण से ये सफलता में, क्योंकि देखो एनसीईआरटी में तो एक लाइन लिखी है कि ये सफलता में, लेकिन हमें वो कारण तो ढूंढना पड़ेगा ना, क्यों हमने सक्सेसफुल बोला इसको, क्या कारण है उसके सक्सेसफुल के पीछे का। तो व्हाई आर्थ्रोपोडा आर सो सक्सेसफुल। नंबर एक, पहला क्रेडिट मैंने आपको बताया, द क्रेडिट गोज टू द यूनिक ज्वाइंटेड एक्सोस्केलेटल, बाहरी कंकाल जो होता है वो यूनिक प्रकार का होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, क्यूटिकल कहते हैं, जो कि प्रोटीन, काइटिन, कैल्शियम कार्बोनेट और लिपिड से बनाता है। मेन कंपोनेंट इसका होता है काइटिन, तो हम बोलते हैं काइटिनस एक्सोस्केलेटल, काइटिनस एक्सोस्केलेटल। अब आप में से कई लोग क्या करते हैं, एक गलती करते हैं नोट्स बनाने में, ठीक है। अब आप में से कई बच्चे पूछते हैं, अक्सर पूछते हैं कि सर हम नोट्स कैसे बनाएं, ठीक है, व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू मेक नोट्स। मैं हमेशा कहता हूं, नंबर एक, यदि बायोलॉजी के लेक्चर में आपको यह समस्या हो रही है कि हम नोट्स कैसे बनाएं, तो नंबर एक, आपको एक काम करना चाहिए, अपनी एनसीईआरटी की बुक साथ लेके बैठना चाहिए। जो एनसीईआरटी में लिखा है ना, उन्हीं पॉइंट को दोबारा रिपीट करके लिखने से कोई फायदा विशेष होगा नहीं बेटा, क्योंकि एनसीईआरटी में जो लिखा है वो तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, वो मैं दिखा रहा हूं आपको के, तो उसको मत लिखिए। लेकिन जैसे मैं ये बता रहा हूं कि इसके लिए कॉपी बनाइए, उस चैप्टर का हेडिंग डालिए उसमें के, और उसमें से आप क्या करेंगे, जैसे मैंने बोला आपसे, मैंने लिखा है, बड़ा स्टेटमेंट लिखा है, मैंने लिखा है द क्रेडिट गोज टू यूनिक ज्वाइंटेड एक्सोस्केलेटल of cuticle containing protein, chitin, calcium carbonate and lipid. Chitin is the main component. आपको लिखना चाहिए एक वर्ड, chitinous exoskeletal ब्रैकेट में प्रोटीन, कैल्शियम कार्बोनेट एंड लिपिड आल्सो प्रेजेंट। ठीक है, छोटे में लिखिए, स्मॉल स्टेटमेंट लिखिए, क्योंकि आपको वही याद करना है आपको, ठीक है ना। फिर जैसे लिखा है यहाँ पे ज्वाइंट ऑफ बॉडी, ज्वाइंट्स ऑफ बॉडी एंड लिम्ब इफेक्टिव मूवमेंट के, तो आपको लिखना है ज्वाइंटेड लिम्स इफेक्टिव मूवमेंट के। तो छोटे छोटे स्टेटमेंट लिखिए एरो लगा के, ताकि याद रहे आपको के। तो मैंने क्या कहा आपसे, तो नोट्स बनाने का तरीका ये नहीं है कि आपने जो मैं बोल रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं भी लिख लिया आपने, वो तरीका सही थोड़ी ना है कि वो तो डिक्टेशन हो गया। तो डोंट, आप मेरे लेक्चर को आप डिक्टेशन मत समझिए, तो मैं डिक्टेट कर रहा हूं आप लिख रहे हैं, वो सही तरीका नहीं है। आप समझिए और छोटे में अपने शब्दों में उस बात को लिखिए, छोटे में अपने शब्दों में उस बात को लिखिए, सबसे अच्छा तरीका नोट्स बनाने का, ठीक है। वो हमेशा याद रहेगा, एक बार में आपको याद हो जाएगी चीजें, ठीक है ना बेटा, है ना। चलिए, तो क्या है यहां पे, ज्वाइंट ऑफ बॉडी एंड लिम्ब इफेक्टिव मूवमेंट। ज्वाइंटेड होने से क्या फायदा बेटा, ज्वाइंटेड होने से फायदा ये है, ज्वाइंटेड लिम्स, ठीक है, उसका फायदा ये होता है कि इनमें इफेक्टिव मूवमेंट देखने मिलते हैं। वेरियस स्पेशलाइजेशन इन ऑर्गन सिस्टम, इनमें ऑर्गन सिस्टम थोड़ा और अधिक इवॉल्व होता है कि उसमें भी स्पेशल फीचर हमको देखने मिलते हैं। इनमें बेटर नर्वस सिस्टम होता है, तेज भाग सकते हैं, ज्वाइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, और ये अधिक इवॉल्व एनालिडा है, तो इनका नर्वस सिस्टम और इंप्रूव होता है। के बिहेवियर पैटर्न एंड प्रिमिटिव इंटेलिजेंस, सबसे पहले हम कहते ऐसा मानते हैं कि पहली बार हम देखते हैं कि आर्थ्रोपोडा के अंदर हमें इस बात के लक्षण देखने मिलते हैं कि दे आर इंटेलिजेंट। आप देखेंगे, आप पाएंगे कि आपने जैसे ही हाथ को मूव किया, मक्खी उड़ जाती है। मक्खी को पता है कि मेरे ऊपर खतरा है, कि जैसे आपने आपने मारने के लिए किया, तो आपकी फ्लाई जो है वो इतना तेज रिस्पांस है कि आपने मारने की कोशिश की तो मक्खी उड़ जाएगी, आपने मच्छर को मारने की कोशिश की तो मच्छर भी गायब हट जाएगा। वो सेंस कर सकते हैं, दे कैन सेंस डेंजर। और इतना क्विक रिस्पांस बगैर ब्रेन के तो हो नहीं सकता है, इतना क्विक रिस्पांस बगैर समझ के नहीं हो सकता है। वो अपने फूड को आइडेंटिफाई करते हैं, और वहां से आपके प्लेट में यदि भोजन रखा है ना, दे कैन आइडेंटिफाई द फूड कि ये फूड है, केमिकल, फ्रेग्रेंस, व्हाटएवर द रीजन के, वो वहां जाके बैठ जाएगा, प्लेट के दूसरे हिस्से पर नहीं बैठेगा, फूड पे जाके बैठेगा। फ्लावर है, फ्लावर को पहचान सकते हैं वो, ठीक है, पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो इन जो इंसेक्ट्स हैं, आर्थ्रोपोडा है, ये इनमें प्रिमिटिव इंटेलिजेंस हमको देखने मिलता है, और इनका अपना एक बिहेवियर पैटर्न है। आप देखिए, हनी बी की बात करते हैं हम, के दीमक, टर्माइट की बात करते हैं, इनका अपना एक बिहेवियर पैटर्न होता है कि, और इनमें जो मांसपेशियां होती हैं वो ब्रेन के थ्रू कंट्रोल होने वाली मसल्स हैं। मतलब इनमें स्ट्रेट मसल्स हैं, इनमें जो है वो वॉलेंट्री मसल्स देखने मिलती है हमको, मतलब इफेक्टिव लोकोमोशन के लिए इनमें स्ट्रेट मसल्स, रेखित मांसपेशियां देखने मिलती हैं, जिनको ये अपनी इच्छा के अनुसार मूव कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दे आर सो सक्सेसफुल।
प्रकृति की प्रयोगशाला में एक ऐसा जीव बन गया है जो सबसे अधिक सफलतम जीवों में से एक है और प्रकृति के हर हिस्से में, नेचर के हर हिस्से में हमको देखने मिलेगा। ठीक है, वो क्या है? वो है आर्थ्रोपोडा है। ठीक, अब कुछ चीजें हम देखते हैं जो आपको सभी आर्थ्रोपोडा के अंदर कॉमनली आपको देखने मिलेंगी, एंड एवरी आर्थ्रोपोडा शुड हैव दीस थिंग्स। हर आर्थ्रोपोडा में आपको ये चीजें देखने मिलेंगी, जैसे कि सभी के सभी बायलैटरल सिमेट्री वाले होते हैं, कोई संदेह नहीं। अब यहां पर हम रिकॉल करेंगे, रेडियल सिमेट्री कहां कहां पर है? सिलेंटेटा में है, टीनोफोरा में और एडल्ट इकाइनोडर्मेटा में। एसिमेट्रिकल होते हैं पोरीफेरा, बाकी सब में बायलैटरल सिमेट्री होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो भैया इसका मतलब डिप्लोब्लास्टिक क्या होते हैं? हमने कहा सिलेंटेटा और टीनोफोरा जो है वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, पोरीफेरा को भी इसमें हम रख सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर प्लेटीहेलमिन्थस से लेके कॉर्डेटा तक सबके सब क्या होते हैं? वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। बॉडी में आपको सेगमेंटेड बॉडी देखने मिलेगी, लेकिन सेगमेंट बाहर से देखने मिलेंगे, अंदर सीरियल रिपीटेशन, इनमें सीरियल रिपीटेशन जो हमने कहा था पिछली क्लास में, सीरियल रिपीटेशन देखने नहीं मिलेगा। ठीक है ना? ठीक है, इनमें सीलोम होगी और इनकी सीलोम को हम हीमोसील बोलेंगे। इनमें इनके सीलोम को क्या बोलते हैं? हीमोसील बोलते हैं। ऐसा इसलिए बोलते हैं कि इनकी सीलोम के अंदर हमको जो है वो ब्लड देखने मिलेगा, इनकी सीलोम में ब्लड भरा होगा और इनमें ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम हमको देखने मिलेगा। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होगा इनमें। ठीक है, अब यहां पर भी रिकॉल करते हैं कि पोरीफेरा में सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, फिर सिलेंटेटा में टिश्यू लेवल का, टीनोफोरा में टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, प्लेटीहेलमिन्थस में ऑर्गन का फॉर्मेशन हुआ और एस्केलमिन्थस निमेटोडा से जो है ऑर्गन सिस्टम बनना शुरू हुआ। ठीक है ना? ये सब चीजें बेटा याद कर लिया करो, है ना? जब मैं बोलता हूं ना साथ साथ में मेरे रिकॉल किया करो। ये मत सोचा करो कि सर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, सर वीडियो में है, सर तो देख भी नहीं रहे। देखो बेटा, ये भरोसा है। हम कभी है ना, कभी कोई गलत काम क्यों नहीं करते, हमें इस बात का एहसास होता है कि इस पर हमारे आसपास में है। और जब हम जो है वो मेरी सिस्टर है, मेरी कजिन सिस्टर है, आपको बता चलो मेरी किस्सा याद आया। मेरी सिस्टर है, मेरी मौसी जी की लड़की है ऋतु। ठीक है, वो बहुत अच्छी, पढ़ने में बहुत अच्छी है। वो मेडिकल एंट्रेंस दी थी उस समय, लेकिन उसका निकला नहीं, लेकिन फाइनली बाद में उसने जो है वो लॉ किया। लॉ करने के बाद वो अभी जो है वो अच्छी लॉयर है, सरकारी वकील है, और वो जो है वो कई सारे केसेस लड़ती है, कई सारी ऐसी महिलाएं जिनको जो है वो लॉ जो है वो लीगल हेल्प नहीं मिल रही होती, उनको लीगल हेल्प प्रोवाइड करती है। एंड शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट लॉयर ऑल्सो। तो एक बार जब वो जो पढ़ रही थी, तैयारी कर रही थी एग्जाम की, तो मैं उसके अपनी मौसी जी के घर गया मैं, तो वो भी उसके कमरे में गया। मैंने कहा और तू क्या चल रहा है? तो वो अपना पढ़ रहे थे। एक छोटा सा साईं बाबा का एक फोटो सामने रखा हुआ था उसमें। तो मैं बोला कि जो है ये तुम भगवान का फोटो रख के क्यों पढ़ रही हो? है वो साईं बाबा को बड़ा मानती है। ठीक है, बोले नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे देख रहे हैं और मैं कभी भी है ना अपने पढ़ने के दौरान कभी टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, कभी फोन पे नहीं होती हूँ, कभी मैं जो है वो दूसरा, मुझे पता है कि 8 घंटे मुझे पढ़ना है, तो मेरे सामने जो है वो गॉड बैठे हुए, वो बोल रहे हैं 8 घंटा पढ़ना, मेरे ऊपर नजर रखे हुए, इसलिए मैं 8 घंटा पढ़ती हूँ, 10 घंटा पढ़ती हूँ। मैं अपने टारगेट को पूरा करने के बाद उठती हूँ और मैं महसूस कर सकती हूँ कि ही इज देयर टू हेल्प मी। तो बोला भाई, तब मुझे को थोड़ा आश्चर्य हुआ सुन के, लेकिन मुझे लगा कि ये खुद को सेल्फ डिसिप्लिन रखने के लिए एक प्रकार का एक लॉजिक है कि भाई हमको ऐसा यकीन होना चाहिए कि हाँ भाई कोई है हमारे आसपास। मैं भी वही कहता हूं आपसे कि आप मुझे YouTube चैनल या एप्लीकेशन या वेबसाइट समझना बंद कर दीजिए। आप ये सोचिए कि ये मेरे घर आके मुझे पढ़ा रहे हैं कि मैं आपको देख पा रहा हूं। ये बात का यकीन रखिए दिल के अंदर, इस बात का यकीन रखिए कि मेरे बीच और आपके बीच में एक कम्युनिकेशन का तार प्रेजेंट है। तो बेटा पढ़कर देखो, मैं कह रहा हूं आपको ऑफलाइन क्लास से ज्यादा मजा आएगा। एंड यू कैन करेक्ट एनी एग्जाम, नीट मिट छोड़ दो, आप कोई भी दुनिया का एग्जाम निकाल सकते हो आपके, और जिंदगी के एग्जाम में भी आपको सफलता मिलेगी। समझ गए? ठीक है, चलिए। तो अभी क्या बोला मैंने आपसे कि अभी आपको रिकॉल करना कैसे, मैंने आपको बताया कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन को हमने रिकॉल किया एक बार के, तो रिकॉल साथ साथ में रिकॉल करते चला करो। चलो, फिर काइटिनस एक्सोस्केलेटल होता है, जॉइंटेड एपेंडेज होते हैं। तो ये सारे फीचर आपको सभी ऑर्थोपोडा के अंदर देखने मिलेंगे। क्लियर? चलिए, अब एनसीईआरटी क्या बोलता है, आगे बढ़े। एनसीईआरटी में हमने कहा कि इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सेगमेंटेड होते हैं, सीलोमेट होते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इनमें बॉडी ऑफ ऑर्थोपोडा इज कवर्ड बाय काइटस एक्सोस्केलेटल, ये भी सही बात है। ठीक है, बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, और ये हर एक हिस्सा कहलाता है एक टैगमेटा कहलाता है। और फिनोमिना को क्या बोलते हैं? टैगमेटाइजेशन कहते हैं इसको हम। क्या बोलते हैं बेटा इसको? अब टैगमेटाइजेशन कहते हैं इसको। क्लियर? ठीक है, चलिए देखो अलग अलग है ना, देखो
ऑर्थोपोडा का बॉडी प्लान देखो आपको हेड दिखाई पड़ रहा है, थोरैक्स दिखाई पड़ रहा है आपको, एब्डोमेन दिखाई पड़ रहा है आपको, ज्वाइंटेड लिम्ब दिखाई पड़ रहे हैं आपको, जो बॉडी को कवर करने वाला एक्सोस्केलेटल दिखाई पड़ रहा है, काइटिन से बना होता है, सेगमेंटेड बॉडी दिखाई पड़ रही है। हर एक सेगमेंट को हम क्या बोल रहे हैं, हम उसको टेगमेटा कह रहे हैं। कई और एब्डोमेन के अंदर आपको रिपीटेटिव सेगमेंट भी देखने मिलेंगे, जैसे हमारी बॉडी में रिब्स जो है, रिब्स आर दी रिपीटेटिव सेगमेंट। तो ऐसा नहीं बोल सकते हम कि कोई रिपीटेटिव सेगमेंट कहीं पर नहीं होते हैं, पर कुछ कुछ हिस्सों में हमको देखने मिलते हैं। पर बॉडी एक्सटर्नली 3 बड़े हिस्सों में बटी होती है और उन हिस्सों के अंदर आपको जो है वो सेगमेंटेशन भी देखने मिल सकता है। जैसे कि इंसेक्ट में हम देखते हैं हमको एब्डोमेन के ऊपर सेगमेंट्स कई सारे देखने मिलते हैं, ठीक है ना। देखिए हेड दिख रहा है आपको, थोरैक्स एंड दी एब्डोमेन। अब एब्डोमेन में क्या देख रहे हो आप, 1 2 3 4 ये आपको दिखाई पड़ रहा है, इसमें सेगमेंटेशन भी दिखाई पड़ रहा है आपको इसके अंदर, ठीक है ना बेटा, है ना। ये सेगमेंट्स, ये रिपीटेटिव सेगमेंट्स आपको यहां पर दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन देखो आपके, ये क्या हो गए, ये बड़े बड़े हिस्से हो गए बेटा, ये हो गए टेगमेटा, ठीक है। टेगमेटा हेड, टेगमेटा है थोरैक्स और टेगमेटा एब्डोमेन के, और एब्डोमेन के अंदर आप देख रहे हैं ये रिपीटेटिव हिस्से कई सारे दिखाई पड़ रहे हैं, ये हो गए इसके सेगमेंटेशन। तो ऐसा नहीं है कि बॉडी में कहीं पर सेगमेंटेशन नहीं होता, ट्रूली वो देखने मिलता है, पर कुछ पूरी बॉडी में नहीं होता, कुछ हिस्सों में देखने मिलता है। जैसे हमारे अंदर क्या है, हमारी जो नर्व्स के सेट हैं वहां पे देखने मिलता है हमको, हम चाहे वो स्पाइनल नर्व की बात करें, क्रेनियल नर्व की बात करें, वो भी जोड़े में निकलती, कई सारी निकलती सिमलट के, ऐसे हमको रिब्स में देखने मिलता है, ठीक है ना। चलिए, तो बॉडी is divisible into 3 tegmata. टेगमेटा का मतलब होता है फंक्शनल मॉर्फोलॉजिकल यूनिट और सेगमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। टेगमेटा का मतलब क्या होता है, फंक्शनल मॉर्फोलॉजिकल यूनिट और सेगमेंट के, और ये 3 सेगमेंट होते हैं, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन क्या। और कुछ इंसेक्ट में हेड और थोरैक्स जो है आपस में फ्यूज होता है और उसे बोलते हैं सिफेलोथोरैक्स कहते हैं, जिसे आपने प्रॉन्स में देखा, आपने हेड और थोरैक्स जुड़ा होता है, प्रॉन्स के अंदर देखने मिलता है, हेड और थोरैक्स आपको अलग अलग देखने नहीं मिलता, जुड़ा होगा आपके। तो किसी में क्या होता है बेटा कि हेड और थोरैक्स जो है वो जुड़ा होता है आपस में, इसको हम सिफेलोथोरैक्स कहते हैं, ठीक है ना। देखिए आप, है ना, हमको सिफेलोथोरैक्स देखने मिल रहा है, ठीक है ना। ये देख रहे हैं आप, इसमें वॉकिंग लेग्स दिखाई पड़ रहे हैं आपको, तैरने वाला हिस्सा दिखाई पड़ रहा है इसमें, ये एब्डोमेन दिखाई पड़ रहा है आपको, ये सिफेलोथोरैक्स वाला हिस्सा, हेड और थोरैक्स दोनों आपस में ज्वाइंटेड है, क्या, ठीक है, ये आपको दिखाई पड़ रहा है ना, ठीक है। देखिए ना, देख रहे हैं, ये सिफेलोथोरैक्स वाला हिस्सा हो गया बेटा, समझो बेटा, अभी इमेज देख के ये सब जो है वो मतलब रटना नहीं है, समझना है कि हमें सिफेलोथोरैक्स वाला हिस्सा दिखाई पड़ रहा है, एब्डोमेन वाला हिस्सा दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना। और आप देख रहे हैं इसमें कि थोरैक्स और हेड ज्वाइंटेड, इसलिए हमने सिफेलोथोरैक्स बोला इस हिस्से को हमने के। फिर आप देख रहे हैं कि इसमें आपको दिखाई पड़ रहा है डिफरेंट पार्ट्स दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए उन पार्ट्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी हम केवल जो है वो टेगमेटा के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है ना। ट्रू सीलोम, वास्तविक सीलोम इनमें रिड्यूस होती है और लार्जली इसमें जो है ब्लड भरा होता है इसके अंदर, इसको बोलते हैं हीमोसील बोलते हैं इसको हमके। जबकि एनिलिडा में क्या था, साइजोसीलोम देखा था एनिलिडा के अंदर आपने, उसमें आपने देखा था कि वहां पर सीलोमिक, एनिलिडा में सीलोम के अंदर सीलोमिक फ्लूइड भरा हुआ था, यहां पर ब्लड भरा होता है ऑर्थोपोडा में, ठीक है ना। मसल्स इनकी मोस्टली क्या होती है, रेखित मांसपेशियां होती है, जो वॉलेंट्री मसल्स होती है वो होती है, और ये रैपिड कॉन्ट्रैक्शन कर सकती है और इनको मूवमेंट में ये हेल्प करती है, क्लियर। फिर इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है आर्थ्रोपोडा का वो कंप्लीट होता है, और सबसे बड़ी बात ये कि ये वैरायटी ऑफ फूड हैबिट को शो करते हैं, और हर इंसेक्ट का या हर आर्थ्रोपोडा का जो माउथ पार्ट होता है वो अलग अलग प्रकार से अपने आप को मॉडिफाई करता है फीडिंग हैबिट के अनुसार। जैसे आप देखेंगे कि मॉस्किटो का माउथ डिफरेंट है, मक्खी का माउथ डिफरेंट है, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा कि आर्थ्रोपोडा में आप देखेंगे कुछ चबाने वाले, चूसने वाले, हम बोलेंगे च्यू करने वाले, कुछ च्यू करने वाले इंसेक्ट हैं, च्यूइंग देखा आपने, कुछ पियर्स करते हैं, स्किन में छेद करते हैं, ब्लड सक करते हैं, पियर्सिंग टाइप के होते हैं, कुछ साइफोनिंग टाइप होते हैं, फूड को पिक करके धीमे धीमे लेते हैं अंदर के, कुछ जो है स्पॉन्जिंग टाइप के होते हैं, फूड को जो है अपने पास चिपका लेते हैं, फूड पार्टिकल को फिर अंदर लेते हैं फूड को उठ के। तो इनके माउथ पार्ट अलग अलग तरह के हो सकते हैं। Hello, everyone. My name is Newton. I hope you are enjoying. Sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. ये क्यों? क्योंकि इनमें
वैरिड फूड हैबिट देखने मिलती है, अलग अलग तरह की फूड हैबिट हमको देखने मिलती है, ठीक है। फिर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं, ओपन टाइप होता है। देखो बेटा, ये ऐसा फीचर है जो एनिलिडा की तुलना में कम डेवलप्ड में, ये इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन टाइप का होता है, एनिलिडा में क्लोज टाइप का होता है, ठीक है। इनमें जो हार्ट होता है डॉर्सल कॉन्ट्रैक्टाइल हार्ट होता है। याद रखना, जो ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स में हार्ट होता है वेंट्रल। हमारा जो हार्ट है वो वेंट्रल है, ऊपर तक यहां है। हमारा ये हिस्सा डॉर्सल है, ये वेंट्रल है। तो हमारा जो हार्ट है हमारा वेंट्रल होता है, जबकि ऑर्थोपोडा में हार्ट क्या होता है, वो डॉर्सल होता है। आर्टरीज कैरी ब्लड टू साइनसेस। यहां पर क्या होता है बेटा, हीमोसील में क्या होता है, बड़ी सी कैविटी होती है, उस कैविटी के अंदर जो है ब्लड भरा होता है, इसे हम हीमोलिम्फ कहते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हार्ट ब्लड को पंप करता है और हर एक ऑर्गन तक ब्लड नहीं पहुंचता है। ब्लड एक कॉमन कैविटी में पहुंचता है, वहां पर सारे ऑर्गन डूबे होते हैं और वो सीधा ब्लड से अपना ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को वो ले पाते हैं, अपना वेस्टेज सीधा ब्लड के अंदर वो छोड़ पाते हैं, फिर ब्लड को वापस हार्ट को पहुंचा देते हैं। तो यहां पे क्या होता है कि पहले कहीं से एक पानी की टंकी के समान है, इट्स लाइक ए वाटर टैंक, कि वाटर सप्लाई से वाटर आया पाइप से, टैंक में वाटर इकट्ठा हो गया, दूसरे सप्लाई से वाटर को बाहर निकाल लिया आपने के, तो वो टैंक के समान जो भी है वो टैंक के अंदर ब्लड। तो समझ लीजिए आप क्या होता है कि ये बिल्कुल दिस इज लाइक, ये जो हिस्सा दिखाई पड़ रहा है इट इज लाइक ए टैंक, ये टैंक के समान है। हार्ट ने ब्लड को पंप किया, ब्लड यहां आया और फाइनली यहां से ब्लड को हमने यहां पे भेज दिया हमने, ठीक है ना, ऐसा होता है यहां पे, ठीक है। हार्ट में कई सारे चैम्बर आपको देखने मिलता है, हार्ट में कई सारे कंपार्टमेंट देखने मिलते हैं जो ब्लड को पंप करने में रोल प्ले करते हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें हम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है कि ये जनरल बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन कर सकते हैं गिल्स के थ्रू। जो एक्वाटिक होते हैं वो गिल्स के थ्रू करते हैं, फिर जो टेरेस्ट्रियल होते हैं उनमें ट्रैकियल ट्यूब देखने मिलती है, बुक लंग्स देखने मिलते हैं, बुक गिल्स देखने मिलते हैं। बुक लंग्स ऐसे लंग्स होते हैं जो हमको किताब कहने, एक हम जो कोई भी एक हम जो बुक देखते हैं, ठीक है, कोई भी हमें दी कोई एक बुक को देखें फॉर एग्जांपल, हमने कोई एक बुक दिखा के, तो कोई भी एक बुक होती है, उस बुक के समान हमको एक के ऊपर एक सीरीज में रखे मिलते हैं, हमको ऐसे होते हैं, ये बुक लंग्स होते हैं, क्या, ठीक है। तो बुक लंग्स हमको देखने मिलते हैं, बुक गिल्स हमको यहां पर देखने मिलते हैं। चलिए हम एक बार इमेज देख लेते हैं उनकी हम, ठीक है। देखिए ये आपको ट्रैकी दिखाई पड़ रहे हैं, ट्रैकी दिखाई पड़ रहे हैं, आप देख रहे हैं इनमें बाकायदा एयर सेक बने होते हैं, जो स्किन में, स्किन में बारीक बारीक ओपनिंग होंगे और वो ओपनिंग्स जो है स्पाइरकस ओपनिंग जो है, ओपनिंग के थ्रू जो है एयर अंदर आएगी और ट्रैकी के थ्रू वो अंदर एयर डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है। और ये एयर सीधा कई सारे ऑर्गन तक पहुंच जाती है, ठीक है। ऐसा देखने मिलता है हमें इंसेक्ट्स के अंदर के, कुछ इंसेक्ट के देखिए, एयर ट्यूब्यूल, ट्रैकिया एंड ट्रैक्यूल्स के थ्रू आउट द बॉडी which open to the environment by spiracles के। तो स्पाइरिकल्स क्या होते हैं, ओपनिंग होते हैं, ये बाहर बॉडी में ये ओपनिंग है, स्पाइरिकल्स बोला के ये ओपनिंग है, स्पाइरिकल्स बोलते हैं, स्पाइरिकल्स बाहर ओपनिंग है। उसके बाद क्या होते हैं, ट्रैकिया एंड ट्रैक्योस ट्यूब होते हैं और ये ट्यूब सीधा ऑर्गन तक जो है वो गैस को सप्लाई करते हैं, के सीधा ऑर्गन तक जो है वो गैसेस एक्सचेंज जो वो कर पाते हैं। तो ये अरेंजमेंट हमको देखने मिलता है इंसेक्ट्स में, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, अब ये क्या देख रहे हैं आप देख रहे हैं ये बुक लंग्स दिखाई पड़ रहे हैं आपको ये बुक लंग्स दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ इंसेक्ट्स में, कुछ आर्थ्रोपोडा में आपको बुक लंग्स दिखाई पड़ेंगे। बुक लंग्स में देखिए आप कि आपको जो है वो लंग्स यानी एक के बाद एक पैरेलल आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। इसे बुक का एक स्टॉक या पेज का एक स्टॉक रखा है, इसे बोलते हैं हम बुक लंग्स कहते हैं, ठीक है। देखिए आप ना, हमने बुक लंग्स को जो है वो माइक्रोस्कोप में देखा हमने यहाँ पे, तो क्या दिखाई पड़ रहा है हमें दिखाई पड़ रहा है, ये देखिए आप, इसमें हमको दिखाई दे रहा है ये बुक लंग्स, ठीक है ना। देखिए आप एक के बाद पट्टियां, लाइन से पट्टियां रखी हुई है बुक लंग्स में, है ना, ठीक है ना। ये हम देख रहे हैं बुक गिल्स, एक्वाटिक में दिखाई पड़ता है बुक गिल्स, जैसे लंग्स थे वैसे गिल्स भी एक के बाद पट्टियों में कई सारे गिल्स लगे हुए हैं यहाँ पे, तो ये बुक गिल्स कहलाते हैं, ठीक है ना, क्लियर। देखिए ना, ये हम देख रहे हैं बुक गिल्स को देख रहे हैं, एक के बाद गिल्स जो है वो प्रेजेंट है, जो एक्वाटिक आर्थ्रोपोडा में हमको देखने मिल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें कि एक्सक्रीशन कैसे करते हैं, तो याद रखिएगा प्रॉन्स के अंदर क्रिस्टेशिया के अंदर हमको ग्रीन ग्लैंड देखने मिलती है जो एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। बाकी सभी आर्थ्रोपोडा में हमको मेल्पिजन टिब्यूल देखने मिलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर्थ्रोपोडा में मेल्पिजन टिब्यूल का काम क्या होता है, कॉमन क्वेश्चन एग्जाम का, तो आर्थ्रोपोडा में मेल्पिजन टिब्यूल का काम होता है एक्सक्रीशन, ठीक है। कॉक्सल ग्लैंड देखने मिलती है, मैक्सिलरी ग्लैंड देखने मिलती है और ये भी एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होती है, पर मेन ऑर्गन क्या होता है, मेल्पिजन टिब्यूल, ठीक है।
मेनली ये एक्सक्रीट करते हैं। यूरिक एसिड ये वाटर को सेव करते हैं, वाटर को सेव करते हैं। ये इनकी वाटर रिक्वायर इंसेक्ट की या हम बोले आर्थ्रोपोडा की वाटर रिक्वायरमेंट कम होती है, और ये चूंकि अपना जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो लेस टॉक्सिक फॉर्म में यूरिक एसिड के फॉर्म में ये रिलीज करते हैं। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग बात ये कि इनके जो मेल्पिजन ट्यूब्यूल होते हैं वो बाहर कैसे ओपन होते हैं। याद रखना, इनके मेल्पिजन ट्यूब्यूल जो है वो एक्सक्रीटरी मेटेरियल को इकट्ठा करते हैं और ये बाहर सीधा ओपन नहीं होते हैं, ये इंटेस्टाइन में ओपन होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप बोलोगे सर इतना डिटेल क्यों बताते हो, है ना, हमारा तो बायोमेंटर्स को छोड़ के जाने का मन करता है। इतना डिटेल ज्ञान मतलब आपको है तो कैसा पकड़ा दोगे हमको। अरे दादा, चैप्टर देखो, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ठीक है, जितनी बातें बता रहा हूं मैं आर्थ्रोपोडा में, एनिलिडा में, वो सब बातें वहां पर शामिल हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो मैं एक हिस्सा छोटा सा वहां का यहां पे कवर कर रहा हूं। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूं कुछ चीजें। ठीक है, तो याद रखना, तो मेल्पिजन ट्यूब्यूल से कॉकरोच दे रखा है यहाँ पे। तो मेल्पिजन ट्यूब्यूल जो है वो क्या होता है बेटा, वो बेसिकली इंटेस्टाइन में ओपन होते हैं। वो के कहां पे, मिड गट और हिंड गट, इंटेस्टाइन का बीच वाला हिस्सा और आखिरी हिस्से के बीच में वहां पर ओपन होते हैं और अपना सिक्रेशन वहां डालते हैं। इसका मतलब जो एनस से क्या बाहर निकलेगा, एनस से फीसेस बाहर निकलेगा, जो मल है, जो फीसेस है आर्थ्रोपोडा का वो बाहर निकलेगा, साथ में एक्सक्रीटरी मटेरियल बाहर निकलेगा। कई बच्चे समझ ही नहीं पाते कि डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम में फर्क क्या है। अरे बहुत फर्क है बेटा। एक्सक्रीटरी सिस्टम मेटाबॉलिक वेस्टेज को बाहर निकालता है, डाइजेस्टिव सिस्टम अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालता है। तो फीसेस अलग होता है, एक्सक्रीटरी मटेरियल अलग होता है। मल या फीसेस अलग होता है, जो कि अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको बाहर निकालते हैं। और एक्सक्रीटरी सिस्टम में मेटाबॉलिक, बॉडी में मेटाबॉलिज्म में जो केमिकल्स बनते हैं, वेस्टेज बनते हैं, उसको बाहर निकालते हैं। के तो क्या होता है यहां पर, जो एनस है उससे फीसेस या जो है वो मल या फीसेस बाहर निकलता है, एक्सक्रीटर, एनिमल एक्सक्रीटर बाहर निकलता है, साथ में एक्सक्रीटरी मटेरियल भी बाहर निकलते हैं, यूरिक एसिड के फॉर्म में होते हैं। इसका मतलब जो बाहर निकलता है वो यूरिक एसिड होता है और फीसेस वो बाहर निकलता है इस एनस की ओपनिंग सेट के। और एनस की ओपनिंग मैंने क्या बोला, मैंने कहा एनस की जो है वो ओपनिंग देख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ऐसा क्यों बोला हमने, क्योंकि यहां पर जो मेल्पिजन ट्यूब्यूल है वो कहां ओपन हो रहे हैं, वो गट में ओपन हो रहे हैं, इंटेस्टाइन में ओपन हो रहे हैं। याद रखना, टिश्यू वाले चैप्टर का क्वेश्चन है ना, समझ गए। ठीक है, देख रहे हैं। चलिए फिर हमने क्या देखा, अब इसका यदि हम जो है देखो ये दिखाई पड़ रही है हमें प्रॉन्स के अंदर, हमको ये ग्रीन ग्लैंड दिखाई पड़ रही है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ग्रीन ग्लैंड क्रस्टेशिया प्रॉन्स के अंदर देखने मिलती है, किस चीज में इन्वॉल्व होती है, एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होती है, कि ये एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होती है। ठीक है ना, क्लियर। चलिए फिर आप देख रहे हैं ये कॉक्सल ग्लैंड है, कॉक्सल ग्लैंड हमको देखने मिलती है, और ये कॉक्सल ग्लैंड भी जो है वो एक्सक्रीशन में रोल प्ले करती है। ठीक है ना। फिर आते हैं नर्वस सिस्टम पे। नर्वस सिस्टम में जो है याद रखना, इनका ब्रेन एनालिडा से अधिक इवॉल्व होता है ये, और मैंने कहा था ना प्रिमिटिव इंटेलिजेंस में देखने मिलता है। डॉर्सल नर्व रिंग के मतलब इनमें जो है हमको नर्व रिंग देखने मिलती है, जो डॉर्सल सरफेस, बॉडी में डॉर्सल सरफेस पे देखने मिलती है हमको। के डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है, इनमें डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है इसके, जबकि हमारी बॉडी में क्या होता है, नर्व कॉर्ड जो है वो डॉर्सल होती है, सिंगल होती है। हमारी बॉडी में सिंगल डॉर्सल नर्व कॉर्ड होती है, यहाँ पे हमको जो है यहाँ पे डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड देखने मिलती है। डॉर्सल ब्रेन कनेक्टेड विद द नर्व रिंग टू डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड के, इनका जो ब्रेन होता है वो एक नर्व रिंग के थ्रू जो है नर्व कॉर्ड से कनेक्टेड होता है। चलिए देखते हैं। ठीक है, देखिए इनका ये ब्रेन है। ठीक है, ये इनका ब्रेन दिखाई पड़ रहा है हमें, दिख रहे हैं आप। ठीक है, फिर ये हमको दिखाई पड़ रही है वेंट्रल नर्व कॉर्ड दिखाई पड़ रही है। ठीक है, फिर ये सेगमेंटेड, हर एक सेगमेंट तक गए हुए गैंग्लियन दिखाई पड़ रहे हैं हमको के। तो आप देखिए ये इनका सिस्टम, और बाजू में मैंने ब्रेन को निकाल के भी दिखाया कि इनका ब्रेन देखें हम, ये इनका ब्रेन देखें हम, क्या हम वेंट्रल नर्व कॉर्ड को देखें यहाँ पे, और फिर हम जो है सेगमेंटेड गैंग्लियंस को देखें यहाँ पे हम। ठीक है ना, देख रहे हैं आप, है ना। ये इनका नर्वस सिस्टम होता है आर्थ्रोपोडा का। समझिए बेटा, एनसीईआरटी में पूरा 100% बताऊंगा आपको, उसकी चिंता मत कीजिए, पहले समझिए चीजों को। ठीक है, देखिए ना, नर्वस सिस्टम, ब्रेन, थोरेसिक गैंग्लियन थोरेक्स में, और एब्डोमिनल गैंग्लियन एब्डोमेन के अंदर प्रेजेंट। ठीक है, और ये क्या है बेटा, ये नर्व कॉर्ड, ये क्या है, ये है नर्व कॉर्ड। ठीक है ना, डबल होती है एक्चुअली, ठीक है, पास पास में डबल होती है।
फिर सेंस ऑर्गन की बात करें, अब चूंकि ये टेरेस्ट्रियल भी है, एक्वाटिक भी है, और ये जो होते हैं इनमें बहुत ये जो है इवॉल्व प्रकार के जीव हैं एज कंपेयर टू एनिलिडा, तो इनमें सेंस ऑर्गन और अधिक इवॉल्व होते हैं। तो इनमें हमको एंटीना देखने मिलता है, हमें के एंटीना जो अपने आसपास की कंडीशन को सेंस करने में रोल प्ले करता है। इनमें हमको आईज देखने मिलती हैं जो देखने में विजन में हेल्प करती है। स्टेटोसिस्ट होता है जो बॉडी बैलेंस करने में रोल प्ले करता है। कीमो और टैक्टाइल रिसेप्टर होते हैं, ये जो फूड है उसका स्वाद ले पाते हैं, उसको समझ पाते हैं, उसको महसूस कर पाते हैं। कि इनमें जो है वो ऑडिटरी ऑर्गन भी होते हैं, मतलब दे कैन सेंस आल्सो साउंड वेव को सेंस कर पाते हैं। इनमें टेस्ट रिसेप्टर भी होते हैं। आप देखिए कितना अधिक डेवलप सेंस ऑर्गन देखने मिलते हैं इनमें हमको, ठीक है। देखिए माउथ के पास में ये एंटीना दिखाई पड़ रहे हैं जो आसपास के एनवायरनमेंट, खतरे सबको ये भाप सकते हैं, और इनके एंटीना मल्टीपल फंक्शन करते हैं। इनके इनमें ये केमिकल भी सेंस कर लेते हैं, ये आसपास की साउंड वाइब्रेशन को भी सेंस कर लेते हैं, मतलब ये मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करते हैं। और इनमें आईज दिखाई पड़ी, कंपाउंड आई दिखाई पड़ती है इनके। फिर हम क्या देखने टाइम में हमको जो है वो स्पाइरकल क्या काम करते हैं, रेस्पिरेशन में रोल प्ले करते हैं, ठीक है ना। देख रहे हैं आप, ठीक है। देखिए ये इनकी आई, हम ये इसकी आईज देख रहे हैं, तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि ये इसकी आईज हमें दिखाई पड़ रही है, इसके आई दिखाई पड़ रही है। ये होती है कंपाउंड आई, ये होती है कंपाउंड आई होती है, जो कि कंपाउंड आई होती है। और आई के अंदर कई सारे हिस्से होते हैं। यदि आप एक हिस्से को जो है वो मैग्नीफाई करके देखेंगे, आपको एक हिस्सा इसका मैग्नीफाई करके देखेंगे, देखो आप छोटे छोटे कई सारे हिस्से आपको दिखाई पड़ रहे हैं। एक हिस्सा मैग्नीफाई करके देखो, उसे बोलोगे आप ओमिटिडिया, ओमिट्रिडिया बोलोगे उसे आपके, ओमिट्रिडिया होता है। और ओमिट्रिडियम के मिलने पर कंपाउंड आई बनती है। और कंपाउंड आई जो होती है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी मोज़ेक विजन, दिखाई पड़ता है परंतु कई सारे हिस्सों में दिखाई पड़ता है, यानी एक पूरी इमेज नहीं बनती कि मल्टीपल इमेजेस बनती हैं, ठीक है, ठीक है। तो देखिए सेंस ऑर्गन में एक जोड़ा, वन पेयर ऑफ एंटीना आपको देखने मिलेगा ऑर्थोपोडा में, ठीक है। कई तरह के एंटीना होते हैं। एंटीना को कभी कभी हम फीलर्स भी कहते हैं कि ये फ्लेक्सिबल एपेंडेज होते हैं, बाहर निकले हैं। आप देखेंगे इंसेक्ट के मुंह के पास से एंटीना बाहर निकला होता है कि ये फ्लेक्सिबल एपेंडेज होते हैं, लोकेटेड ऑन द इंसेक्ट के हेड पर होते हैं, व्हिच आर यूज्ड टू सेंसिंग द एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट को सेंस करने में रोल प्ले करते हैं कि मतलब आपने देखा होगा कोई भी इंसेक्ट होता है, इंसेक्ट का जो हेड है, ये हेड आई है, इसके पास से जो एंटीना निकले होते हैं, तो ये जो एंटीना होते हैं ये एनवायरनमेंट को सेंस करने में रोल प्ले करते हैं। टच इज नॉट ओनली थिंग दैट एंटीना, मतलब कहीं टच करेगा तो उसको वो सेंस कर लेगा, पर ये अकेला टच का काम नहीं करता। इनमें बहुत सारे रिसेप्टर्स के अंदर हैं, जो एंटीना होता है वो मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करता है। न्यूमरस टाइनी सेंसरी स्ट्रक्चर ऑन एंटीना अलाउ इंसेक्ट टू सेंस स्मेल, एंटीना की मदद से ये स्मेल ले सकता है, टेम्परेचर पता कर सकता है, नमी पता कर सकता है कि मुझे कहां जाके रहना चाहिए, कितनी नमी होगा वहां पे इंसेक्ट जाके रहना शुरू कर देगा, प्रेशर, इवन पोटेंशियली सेंस देमसेल्व्स इन स्पेस के कहां वो प्रेजेंट है, किस तरह का खुला है आसपास, हवा है आसपास, या वो छिपा हुआ है, अंधेरे में है, जो है वो किसी सरफेस के अंदर है, वो भी सेंस कर लेता है कि मैं कहां प्रेजेंट हूं, ठीक है। इसलिए कॉकरोच जैसी बाहर खुले में आता है, एकदम भागता छिपने के लिए वो। Some insect, including bees and some group of flies, can also detect sound with their antenna. के कुछ इंसेक्ट से हनी बीज की बात करें हम, के कुछ मक्खियों की बात करें, वो साउंड को भी अपनी एंटीना से महसूस कर सकती है। मतलब इनका जो एंटीना है वो मल्टीपल टास्क परफॉर्म करता है। जो आर्थ्रोपोडा का एंटीना है वो मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करता है, ठीक है। फिर आते हैं रिप्रोडक्शन में। मोस्टली क्या होते हैं, डायोसिस एनिमल होते हैं, मतलब ये है कि क्या होंगे बेटा, मेल और फीमेल अलग अलग होगा, मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा इसमें, ठीक है ना, क्योंकि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो की रिक्वायरमेंट होगी, डायोसिस होंगे, मतलब ये यूनिसेक्सुअल होंगे मोस्टली, ठीक है। पेयर्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड डक्ट, इनमें आपको बकायदा जो है वो टेस्टिकल्स देखने मिलेंगे, ओवरीज देखने मिलेंगी, ठीक है, जो जोड़े में होंगी, और इनमें डक्ट भी देखने मिलेंगी, ठीक है। मोस्टली इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मुख्यतः इनमें आंतरिक निषेचन होता है। मोस्टली ओविपरस, मोस्टली ये ओविपरस होते हैं, एक देने वाले होते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है, कई सारे आर्थ्रोपोडा जो है डायरेक्ट डेवलपमेंट करते हैं, सीधा संतान उत्पन्न करते हैं, कई लार्वा अवस्था बनाते हैं, ठीक है। आर्थ्रोपोडा की खास बात यह है कि इनमें आपको पेरेंटल केयर है ना, इनमें कई सारे इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो पेरेंटल केयर को शो करते हैं, कई सारे आर्थ्रोपोडा ऐसे होते हैं जो पेरेंटल केयर को शो करते हैं, मतलब अपने अंडों की सुरक्षा करते हैं, और जो निकलने वाले छोटे बच्चे उनकी सुरक्षा करते हैं, उनके
आप चाहे हनी बी को देख लें, आपके कई सारे, आप चींटी को देखो, चींटी भी अपने अंडे कैरी करके छिपा देती है एक जगह पे और वहां पे केयर करती है उसकी, तो ये पेरेंटल केयर करते हैं। इनमें कुछ कुछ जैसे हनी बी की बात करें, कुछ सारे ऐसे ऐसे इंसेक्ट, कुछ ऐसे ऐसे आर्थ्रोपोडा होते हैं जो पार्थेनोजेनेसिस को शो करते हैं, मतलब एग से बगैर फर्टिलाइजेशन के सीधा इंसेक्ट बन सकता है या आर्थ्रोपोडा बन सकता है। ठीक है, चलिए अब एनसीईआरटी पे आते हैं। दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस, आर्थ्रोपोडा में जॉइंटेड अपेंडेज होंगे, आर्थोस मतलब जॉइंट, पोडा मतलब अपेंडेजेस, देख चुके हम ऑलरेडी। रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होगा? गिल्स होगा, बुक गिल्स होगा, बुक लंग्स होगा, ट्रैकियल सिस्टम होगा। ट्रैकियल सिस्टम हमने देखा, बुक लंग्स भी हमने देखा, बुक गिल्स भी हमने देखा। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होगा, ये भी देखा हमने के। सेंसरी ऑर्गन एंटीना होगा, आईज होंगी, कंपाउंड आई होंगी या सिंपल आई भी होती किसी में के। स्टेटोसिस्ट होगा बैलेंस के लिए, ये भी देखा हमने सारे, देखा ना बेटा हमने एंटीना के बारे में डिटेल में बात किया हमने। तो देखो एनसीईआरटी को ऐसे ही पढ़ना होता है, एंटीना क्या देख लिया हमने, कंपाउंड आई क्या देख लिया हमने। तो हर एक वर्ड एनसीईआरटी का जो है ना उसको रटने से काम नहीं बनेगा, आपको लाइन को समझना पड़ेगा बेटा, ठीक है ना, क्लियर। फिर एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस टू मैल्पिजियन ट्यूब्यूल, अब हमने मैल्पिजियन ट्यूब्यूल को देखा भी, कहां खुलता है वो भी देखा, क्या बाहर निकलता है इससे, यूरिक एसिड को बाहर रिलीज करता है वो भी देखा हमने, कैसे बाहर निकलता, थ्रू एनस बाहर निकलता वो भी देखा हमने के। तो हमने मैल्पिजियन ट्यूब्यूल के बारे में बात कर लिया के। फिर मोस्टली डायोसिस होते हैं, ये बात किया अभी हमने। फर्टिलाइजेशन यूजुअली इंटरनल होता है, ये भी देखा हमने। मोस्टली ओविपोरस होता है, ये भी देखा हमने। डेवलपमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हो सकता है, ये भी देखा हमने, देखा ना अभी, ठीक है। फिर एग्जाम्पल की बात करते हैं। कई सारे आर्थ्रोपोडा ऐसे होते हैं जो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट होते हैं, जैसे कि एपिस इंडिका, हनी बी सबसे कॉमन है, ठीक है। बॉम्बेक्स मोरी सिल्क वर्म, रेशम उद्योग का कीड़ा होता है। लेसिफर लेक इंसेक्ट, लाख मिलता है इससे, ठीक है। लाख जो होता है, लेक जो होता है वो इंसेक्ट से मिलता है, लेसिफर के। एपिस जो है वो हनी बी, जो शहद मधुमक्खी पालन होता है, जो शहद उद्योग के लिए मधुमक्खी पालन होता है उसका एपीकल्चर बोलते हैं हमके। इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? इसके लिए हम एपीकल्चर, इसके लिए हम एपीकल्चर वर्ड यूज करते हैं, मधुमक्खी पालन, ठीक है। और सिल्क के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम? सेरीकल्चर, सेरीकल्चर वर्ड का हम यूज करते हैं, ठीक है ना। फिर कई सारे इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो वेक्टर हैं खतरनाक बीमारियों के वाहक हैं। मलेरिया के लिए फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, ठीक है। फिर हम बात करते हैं फाइलेरिया के अंदर क्यूलेक्स मॉस्किटो, डेंगू के लिए एडीज मॉस्किटो, है ना, ठीक है। फिर ग्रेगरस पेस्ट, कई सारे ऐसे होते हैं कीड़े जो इंसेक्ट या आर्थ्रोपोडा जो बड़े बड़े समूह में चलते हैं, जहां जाकर बैठ गए वहां की फसल पूरी चौपट। टिड्डी दल बोलते हैं, लोकस्ट, लोकस्ट है लोकस्ट के। फिर कुछ ऐसे ऐसे आर्थ्रोपोडा हैं जो आज भी प्रेजेंट हैं और जो बहुत प्रिमिटिव समय के, इनके साथ के सारे एनिमल्स खत्म हो चुके हैं लेकिन ये आज भी जीवित हैं, उसे हम बोलते हैं लिविंग फॉसिल। तो जब हम लिविंग फॉसिल वर्ड यूज करते हैं मतलब इनके साथ के बाकी सभी मेंबर जो है वो फॉसिल बन चुके हैं, जीवाश्म बन चुके हैं, लेकिन ये अभी भी जीवित हैं, इसलिए लिविंग फॉसिल कहते हैं। किंग क्रैब लिमुलस इज दी वेरी फेमस लिविंग फॉसिल, ठीक है ना। फिर चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें, हम एनसीईआरटी खत्म। यहां पे सीलिया फ्लेजिला आपको कभी भी देखने नहीं मिलेंगे आर्थ्रोपोडा में, लेकिन आर्थ्रोपोडा का एक ऐसा ग्रुप है जहां पे सीलिया फ्लेजिला देखने मिलते हैं, वो है ओंकायरोफोरा, ठीक है ना। स्कॉर्पियन ऐसे होते हैं जिनको हम ओवो बी प्लस कर सकते हैं। अब ये क्या है बेटा? रैंडम पॉइंट है, ये एग्जाम में पूछे गए, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए रैंडम पॉइंट्स हैं जिनको हमने यहां लेक्चर में ले लिया। इसलिए ले लिया हमने कि एक बार पढ़ लेंगे तो यही याद कर लेंगे ताकि एमसीक्यू लगाने में आसानी हो, ठीक है। अब देखो बेटा, मैं हमेशा बोलता हूं कि मेरे पास और आपके पास में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना वो है भरोसा। मैं बोलता हूं ये पढ़ना है मतलब पढ़ना है, मैं बोलता हूं ये छोड़ दो मतलब छोड़ दो, क्योंकि कारण ये है बेटा कि मैं अपने अनुभव से और इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद बोलता हूं कि बेटा ये एग्जाम में आता है, ये नहीं आता। यदि आप भरोसा नहीं रखेंगे ना तो उसमें क्या होगा, आप अपनी एनर्जी को वेस्टेज करेंगे। तो अपनी एनर्जी का वेस्टेज मत कीजिए, एनर्जी को सही जगह पर लगाइए। और हर बच्चे में कैपेबिलिटी होती है कि हर बच्चा टॉपर बन सकता है, जिसके नंबर 200 है 300 है वो भी टॉपर बन सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई 720 नंबर लाने के लिए आपको चमत्कारी पुरुष बनना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि या 6 जगह पर कोचिंग पढ़ोगे 5 जगह पर तो ही आपके 720 नंबर आएंगे, ये भी सही नहीं है। कि वो मार्केट है यार, मार्केट छोड़ दो, बाजार की ताकतें अलग बातें बोलती हैं पर दिल की ताकत सबसे बड़ी होती है, दिमाग की क्षमता सबसे बड़ी होती है। और कोई भी हम में से बुद्धू नहीं है, हर आदमी योग्य है, हर आदमी व्यक्ति योग्य है,
हर व्यक्ति वो काम कर सकता है जो दूसरा कर सकता है, फर्क सिर्फ प्रायोरिटीज का है। अपनी प्रायोरिटी को टॉप पे लेके आए कि हमें एग्जाम ही निकालना है, इसमें हमको फोड़ कर दिखाना है, चाहे हमारा पिछला परफॉर्मेंस कुछ भी रहा हो, क्योंकि पाप धोने का मौका सबको मिलना चाहिए, ठीक है ना। जो पिछले हमारे कर्म है, हमने नहीं पढ़ाई की अच्छे से, है ना, तो उसकी सजा जीवन भर थोड़ी ना मिलेगी। अरे इस बार फोड़ देंगे यार, क्या फर्क पड़ता है ना। चलो, है ना, तो याद करते हैं कुछ पॉइंट बेटा। यहां पे हम स्कॉर्पियन बिच्छू जो होता है वो ओवोविपर होता है। क्यों? अंडे देता है, अपने अंडों को अपनी पीठ पर रखता है, उससे बच्चे निकलते हैं, बच्चों को संभाल के रखता है पीठ पे, और बच्चे ही इसको खा जाते हैं, फूड इसी का ले लेते हैं। ये सबसे बड़ा सेक्रीफाइस है। एंड जिस बिच्छू को आप समझते हो ना कि ये बिच्छू जो है वो तो जहरीला है, ऐसा है, वो सबसे बड़ा जिंदगी का सबसे बड़ा सेक्रीफाइस करती है बिच्छू मां। स्कॉर्पियन मदर पीठ पर रखती है अपने अंडों को, बच्चे निकलते हैं, बच्चे उसी को खा जाते हैं और मर जाती है, लेकिन बच्चों को पीठ से हटाती नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ा सेक्रीफाइस है, और मां का सेक्रीफाइस सबसे बड़ा था। बीच में एक वीडियो वायरल हुआ अभी कि मैंने देखा, एक वीडियो वायरल हुआ कि एक चिड़िया है, एक छोटी सी चिड़िया है, वो कहीं पर रहती है बिल बना के, और वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं। एक अजगर वहाँ पे इंटर कर जाता है उस बिल के अंदर, तो वो अपने सारे बच्चे बाहर निकाल देती है, अजगर उस चिड़िया को खा लेता है। माँ का सम्मान किया करो, ठीक है। हो सकता है वो ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो, कई की माँ, कई लोगों की मम्मियाँ बहुत पढ़ी लिखी थे, पर किसी किसी की ज़्यादा पढ़ी लिखी ना भी हो, नहीं समझ पे आ रहा है, लेकिन दुआओं की कोई भाषा नहीं होती है, और दुआओं का कोई जो है, जिसे हम बोलते हैं ना कि साक्षरता, लैंग्वेज, ज्ञान, दुआओं में नहीं होता है। कि ब्लेसिंग से, आशीर्वाद जो है ना वो प्योर होता है, एकदम प्योर होता है। लेते रहा करो अपनी माँ का आशीर्वाद, सुन लिया करो कभी कभी, ठीक है ना। डांटती है, ठीक है, अच्छी बात है ना, ठीक है। मेरे मन में बात आई, बोल दिया मैंने कि पिता भी ऐसे होते हैं, पिता भी ज़्यादा कुछ बोलते नहीं, लेकिन मन में बहुत सारी बातें रखते हैं, वो आपके लिए अच्छे ही सोचते हो। खुद अपने जूते छेद वाले पहन लेंगे, पर आपको वो नया जूता दिला देंगे। कभी कभी आप, मैं इसलिए बोलता हूँ कि मैं भी आपकी उम्र का था किसी ज़माने में, तो मुझे समझ में नहीं आती सब बातें, जो बातें मैं बोल रहा हूँ आपसे, शायद से कई लोगों को समझ में नहीं आती बातें। अरे सर तो ऐसी ज्ञान देते रहते हैं, सर को तो कुछ ज्ञान देने का बस मौका मिलना चाहिए, ऐसे ही मैं भी सोचता था। मैं पेरेंट्स बना, रियलाइज़ किया मैंने, आज मेरे पास मेरे फादर, पिता नहीं है, लेकिन मैं उन्हें महसूस कर सकता हूँ। मेरे पास कुछ है ही नहीं कि मैं उनको थैंक यू बोल सकूँ एक बार। जिनके पास है, थैंक यू बोल दीजिए उन्हें, ठीक है। चलिए, कभी कभी यार हो जाता है ना, ठीक है, याद आती है कभी कभी। चलो, हाँ, अब प्रश्न उठता है कि आर्थ्रोपोडा जो है वो क्यों इग्डाइसिस या मोल्डिंग को शो करते हैं। अब मोल्डिंग का मतलब क्या होता है, इग्डाइसिस का मतलब कहता है, ये तो एनसीईआरटी में लिखा ही नहीं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। क्या होता है कि आर्थ्रोपोडा क्यों अपना शरीर छोड़ के दूसरा बॉडी, मतलब क्या करते हैं, शरीर का बाहरी हिस्सा अपना एक्सोस्केलेटल छोड़ देते हैं, उसे इग्डाइसिस बोलते हैं, क्योंकि इनका जो एक्सोस्केलेटल होता है ना, वो जो इनका एक्सोस्केलेटल होता है वो एक टफ लेयर से बना होता है, जो काइटिन से बनी होती है। अब इंसेक्ट का साइज बढ़ गया, तो जो लेयर थी ऊपर की वो तो नहीं बढ़ रही, क्योंकि तो नॉन लिविंग है, टफ है, तो उसको हटा देगा, छोड़ देगा, वो दूसरी लेयर डेवलप कर लेगा। इसलिए इनमें कई बार हमें मोल्डिंग देखने मिलती है हमको, ठीक है ना। The chitinous exoskeletal does not allow body expansion, so for growth they have to shed their thick chitinous covering के very यानी क्यों इंसेक्ट में आपको कई सारी मोल्डिंग देखने मिलती है आपको, के आप कॉकरोच देखोगे ना, तो कॉकरोच भी कई निम्फ अवस्था से गुजरता है, एक के बाद कई सारी अवस्था के बाद एडल्ट कॉकरोच बनता है। पढ़िएगा, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स लिखा हुआ है, ठीक है। कॉकरोच भी जो है वो कई सारी अवस्थाओं के बाद, वो जो है वो निम्फ अवस्थाओं के बाद वो एडल्ट में कन्वर्ट होता है। और एक्चुअली क्या होता है बेटा कि इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है वो टफ होता है, वो बढ़ता नहीं साइज के अकॉर्डिंग, तो बॉडी बढ़ जाती है, इसलिए उनको पुराना कवर छोड़ के नया बनाना पड़ता है। इसी को इग्डाइसिस या मोल्डिंग कहते हैं। आर्थ्रोपोडा को क्लासिफाई करते हैं, तो आर्थ्रोपोडा के अंदर हम देखते हैं कि 4 सब फाइलम देखने मिलते हैं हमको, ओंकायरोफोरा जो है वो ट्राइलोबिटोमॉर्फा और चेलिसेरेटा और मैंडिबुलेटा के। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है चेलिसेरेटा और मैंडिबुलेटा, इस पर हम बात करेंगे। के मैंडिबुलेटा में मैंडिबल आते हैं, इसमें इंसेक्ट शामिल होते हैं, के चेलिसेरेटा डिफरेंट है के। तो मैंने आपसे कहा ओंकायरोफोरा क्या होता है बेटा, ठीक है। ओंकायरोफोरा जो होते हैं इनमें क्लॉज, याद रखिएगा, इनका जो क्लासिफिकेशन है वो अपेंडिजेस के आधार पे, यानी इनका आर्थ्रोपोडा का क्लासिफिकेशन है वो अपेंडिजेस के आधार पे, बॉडी के टेगमेटाइजेशन के आधार पर है, ठीक है। ओनिक्स, क्लॉज, इनमें जो पंजे होते हैं क्लॉ बेरिंग के, इनमें
जो अपेंडेज होते हैं, जो बॉडी से निकले उभार होते हैं, उनमें क्लॉ या जो है वो एक प्रकार से पंजे के समान क्लॉ देखने मिलता है इसमें हमको के। कॉमनली इन्हें वेलवेट वर्म कहते हैं या वॉकिंग वर्म कहते हैं, और इसका एग्जांपल है पेरिपेटस। अब पेरिपेटस के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ना वो ये है कि पेरिपेटस को हम एनिलिडा और ऑर्थोपोडा के बीच की कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द वेरी कॉमन क्वेश्चन इन मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है ना। किस एनिमल को, और ये कहां से आएगा क्वेश्चन, ये इवोल्यूशन वाले हिस्से से आएगा, एंड दिस इज द पोर्शन फ्रॉम द इवोल्यूशन चैप्टर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन एनिमल किंगडम का नहीं है, इवोल्यूशन का क्वेश्चन के किसको हम एनिलिडा और ऑर्थोपोडा के बीच की कनेक्टिंग लिंक कहते हैं, तो वो है पेरिपेटस, ठीक है ना। इन्हें हम कॉमनली वेलवेट वर्म कहते हैं या वॉकिंग वर्म कहते हैं, ठीक है। देखिए ये आपको दिखाई पड़ रहा है पेरिपेटस, ठीक है। आप देख रहे हैं इसमें आपको दिखाई पड़ रहा है ये अपेंडेजेस है इसके, इसमें हमको क्लॉ, छोटा सा उभार दिखाई पड़ेगा, क्लॉ का, ये क्लॉ के समान हमेशा दिखाई पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। ये पेरिपेटस है। वेलवेट, मखमल के समान वेलवेट वर्म भी कहते हैं इनको। फिर ट्राइलोबिटोमॉर्फा जो है सारे के सारे फॉसिल से, कोई भी हमें जो है वो जीवित नहीं मिलता है, सब फॉसिल नहीं है, और इन्हें हम मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्थोपोडा कहते हैं। दी आर दी मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्थोपोड्स के ट्राइलोबिटोमॉर्फा, ठीक है। फिर चेलिसरेटा पैटर्न के इंपॉर्टेंट है। चेलिसरेटा जो होते हैं इनमें हमको क्लॉज और हॉर्न्स देखने मिलते हैं, पंजे देखने मिलते हैं हमको के, और बाहर निकले हुए उभार भी देखने मिलते हैं हमें सिरपेट के। बॉडी जो होती है सिफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन बटी होती है कि बॉडी जो है वो सिफेलोथोरैक्स यानी हेड और थोरैक्स एक साथ जुड़ा होता है इसमें, और एब्डोमेन अलग से होता है। दो इसके ग्रुप क्लास होते हैं इसके, एक होता है मीरोस्टोमेटा, दूसरा होता है एरेक्निडा। एरेक्निडा के अंदर क्या आते हैं, स्पाइडर, स्कॉर्पियो, माइट्स, टिक्स, सभी में 4 पेयर ऑफ लेग देखने मिलेंगे। वो सबके सब किस में आते हैं, वो आते हैं एरेक्निडा में आते हैं। हॉर्सशू क्रैब और किंग क्रैब लिमुलस, किंग क्रैब देखा था ना अभी हमने, किंग क्रैब लिमुलस लिविंग फॉसिल होता है, ये चेलिसरेटा में आता है। एक बड़े साइज का क्रैब होता है जिसे हम हॉर्सशू क्रैब कहते हैं, वो भी चेलिसरेटा के अंदर आता है। क्या केवल एक बार लिख लीजिए और एक बार दो बार पढ़ लीजिए, कारण ये है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पहले आए हुए हैं, ठीक है, और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, और ये क्वेश्चन आपके इसमें जो एनटीए ने जो मॉक टेस्ट लिए थे उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आए हुए थे, तो थोड़ा सा हमें इसके बारे में जानकारी बेटा होना चाहिए, ठीक, तो घबराना नहीं, ठीक। देखिए आप देख रहे हैं कि आपको दिखाई पड़ रहा है सिफेलोथोरैक्स, देखिए आप हेड थोरैक्स जॉइंटेड है, यहां पे दिखाई पड़ रहा है आपको के। आप देख रहे हैं बिच्छू को देख रहे हैं आप इसमें, ठीक है, आप जो है वो मकड़ी को देख रहे हैं आप यहाँ पे, और आप देखिए बिच्छू में ये वाला इमेज ध्यान से देखिएगा आप इसमें आपको दिखाई पड़ रहा है कि बिच्छू जो स्पाइडर बिच्छू है उसकी पीठ पर आप देखिए छोटे छोटे कई सारे बिच्छू इसकी पीठ पर, ये ओवोविपरी को शो करता है, ठीक है ना, पेरेंटल केयर को शो कर, देखिए ना मैंने इमेज को, यानी ये जो फीमेल स्कॉर्पियन है वो अपनी पीठ पर अपने अंडों को रखती है, उससे फिर बच्चे निकलते हैं, और ये बच्चे जो होते हैं ना, ये बच्चे पीठ पर ही ग्रो करते हैं और अपनी मदर को ही खाकर ये ग्रो होते हैं, ठीक है। फिर मैंडिबुलेटा में आते हैं इंसेक्ट्स, क्या सबसे मैंडिबुलेटा में आपको क्या देखने मिलेगा, इसमें मैंडिबल देखने मिलेगी, पेयर ऑफ जॉ, जबड़ा देखने मिलेगा यहां पर, इसलिए इनके माउथ पीसेस अलग अलग तरह के होते हैं, और चूंकि इनके पास एक प्रकार से जॉ होता है जो अलग अलग तरह के एडॉप्टेशन भी कर सकता है, इसलिए इंसेक्ट सबसे सफलतम होते हैं ऑर्थोपोडा के अंदर। पूरे ऑर्थोपोडा में सबसे बड़ा ग्रुप जो है वो इंसेक्टा का होता है। बॉडी हेड थोरैक्स एब्डोमेन बटी होती है, दो जोड़ी यानी 2 पेयर ऑफ एंटीना यहां पे देखने मिलते हैं, एंटीना के यहां पे 2 पेयर देखने मिलते हैं। इसके क्लास है क्रस्टेशिया, जो कि डोमिनेंट ऑर्थोपोडा है समुद्र के अंदर, सी के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सी के अंदर सबसे अधिक डोमिनेंट ऑर्थोपोडा क्या होते हैं, वो क्रस्टेशिया होते हैं। इसका एग्जांपल है प्रॉन्स, लॉबस्टर्स और क्रैब, जिनको लोग खाते हैं, तीनों फूड इडिबल होते हैं। प्रॉन्स हुए, मोस्ट ऑफ द प्रॉन्स हुए, लॉबस्टर्स हुए, क्रैब हुए, ये सी फूड में शामिल होते हैं। क्रस्टेशिया डोमिनेंट ऑर्थोपोडा ऑफ द सी। अब कई लोग कहते हैं कि उन्हें प्रॉन से एलर्जी, जैसे मुझे आई एम एलर्जिक टू द प्रॉन, मुझे प्रॉन खाने के बाद गले में मुझे ऐसा लगता है कि कांटे चुभ रहे हैं और बॉडी पे ऐसे पैचेज आते हैं, मुझे एलर्जी है प्रॉन से। कभी धोखे से कभी मैंने खा लिया था, उसके बाद मुझे समझ में आता है। आई एम बेसिकली वेजिटेरियन, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में कहीं होते हैं, सैंडविच लिया आपने, आपको समझ में नहीं आता क्या है वो, तो कभी ऐसा हो सकता है। तो मैं वहां सबसे पूछता है प्रॉन्स तो नहीं है, ठीक है। तो प्रॉन्स जो है ये जो है वो कई लोग क्यों इसलिए होता है क्योंकि ये ऐसा फाइलम है जो हमसे बहुत डिस्टेंट पे, जितना फाइलम डिस्टेंट पे होगा उसके अंदर उतने ऐसे केमिकल होंगे जो हमसे बॉडी से रिलेट नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि बेसिकली आप क्या खा रहे हैं, आप खा रहे हैं ऑर्थोपोडा। यदि आप प्रॉन्स खाते हैं तो आप ऑर्थोपोडा खा रहे हैं, ठीक है। लेकिन यदि आप चिकन खाते हैं तो आप एवीज खा रहे हैं, आप पक्षी खा रहे हैं आपके।
मटन खाते हैं तो आप बेसिकली मैमल्स खा रहे हैं, ठीक है। तो क्लोज, इसीलिए आप देखेंगे दुनिया के अधिकांश देशों में मटन, बीफ ये कॉमनली खाया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद चिकन आता है, ठीक है। चिकन भी बड़ा कॉमन है, चिकन आता है, और उसके बाद फिर जो है वो बाकी फूड, सी फूड भी बड़ा कॉमन है हालांकि, लेकिन आप देखेंगे एलर्जी, आपको कभी किसी को बीफ एलर्जी सुनने नहीं मिलेगा, नहीं खाता एक अलग बात है, मटन एलर्जी सुनने नहीं मिलेगा आपके, लेकिन प्रॉन एलर्जी वो सुनने मिलेगा, ठीक है। चलिए क्लास मायरियोपोडा की बात करें तो मायरियड मतलब 10,000 मतलब मिलीपीड सेंटीपीड, इनमें बड़ी संख्या में पेड़ उनमें पाए जाते हैं और इन मिलीपीड सेंटीपीड कहते हैं इनको, के और एक क्लास होता है इंसेक्टा के। तो क्लास के लेवल तक क्लासिफिकेशन जो है जो आपके नीट में नहीं आता है, मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि ग्रुप के बारे में जानकारी आपको मिल जाए बेटा। एक बार दिमाग में रखिए, कई बार क्या होता है क्वेश्चन क्लास का नाम देके पूछ लेते हैं उठ के, तो वो पता तो होना चाहिए, मैच दी कॉलम में आता है तो हमको जानकारी कुछ तो होना चाहिए उसके बारे में, ठीक है ना। इंसेक्टा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी कई हिस्सों में कटी होती है, कई हिस्सों में बटी हुई दिखाई पड़ती है, इसलिए हम इंसेक्टोस वर्ड का बताता है कट इनटू के कई हिस्सों में बटा होता है। इसमें 3 याद रखिएगा, जो आपके स्कॉर्पियो है और इंसेक्ट है इनमें फर्क क्या है बेटा, इनमें फर्क है कि उनमें आपको 4 पेयर ऑफ लेग देखने मिलते हैं, चेलिसेरेटा में यहाँ पे आपको जो है वो 3 पेयर ऑफ लेग जो है वो देखने मिलता है। लार्जेस्ट क्लास इन एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा क्लास क्या होता है, वो इंसेक्टा होता है। इसमें एक जोड़ा आपको एंटीना का देखने मिलेगा, एपीज हनीपी की बात करें हम, ठीक है। ये याद रखिए इस क्लास में आपको एक जोड़ा जो है वो मैंडिबुलेटा में 2 पेयर होते हैं कि हम बात करें ऑर्डर के रूप में, पर क्लास में यदि हम बात करें यहाँ पे तो हमने कहा आपसे कि देखिए हमने कहा आपसे कि मैंडिबुलेटा के अंदर क्या होगा, आपको जो है वो 2 पेयर ऑफ एंटीना देखने मिलेगा आपको, लेकिन इसके अंदर जो क्लास इंसेक्टा होती है वहां पर आपको जो है वो 1 पेयर ऑफ एंटीना देखने मिलेगा। एग्जांपल है एपीज हनीबी, बॉम्बेक्स मोरी, सिल्क वॉर्म, लेसिफर लेक इंसेक्ट, फिर एनाफिलिस, क्यूलेक्स ऑरेडिस, मॉस्किटो वेक्टर फॉर डिजीज होते हैं के, और लोकस जो है वो झुंड में मिलता है, ग्रेगरस बचता है। ये सारे एग्जांपल एनसीईआरटी के लिए मैंने, ठीक है, क्लियर। चलिए तो यहां पर हमारा जो है ऑर्थोपेडा कंप्लीट होता है। इसके ऊपर नहीं, अब इसके ऊपर जो भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे जो आपको दिमाग में रखने हैं, जो एग्जाम में एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे, जो पहले के सालों में आ चुके हैं, तो मैं आपको परफॉर्मेंस एनहांसमेंट शीट में 10-20 पॉइंट निकाल के वो दे दूंगा, बस उनको एक बार 2 बार पढ़ लेना बेटा, और इसके अलावा कुछ अब आगे बढ़ते हैं। क्या मतलब मेरा कहने का मतलब है कि चाहे तो ऑर्थोपेडा को 15 दिन तक पढ़ सकते हैं, पर कोई काम का नहीं है हमारे उठ के, हमको जो काम का वो हमने पढ़ लिया, एनसीईआरटी पूरा उसको अच्छे से हमने समझ लिया कि क्या मतलब है इसका, ठीक है ना बेटा। चलिए तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे मोलस्का के ऊपर, तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.